गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रोल ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। अभी तक के हम हॉस्पिटल, फार्मेसी ये सब पढ़ चुके हैं। अब वहाँ पर जो फैसिलिटीज रहती है, जैसे कंप्यूटर एक फैसिलिटी का ही पार्ट है, तो उसका क्या रोल है इस चैप्टर में हम देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में मैंने हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी वाला जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया है, उसके पॉसिबल क्वेश्चन वगैरह हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रोल ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। तो चलो देखते हैं हमारे टॉपिक में सबसे पहले क्या है। तो ये टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं कि ये टॉपिक जो है उसको पढ़ना जरूरी क्यों है, या क्या क्या पर्पस सॉल्व हो जाएगा अगर इस टॉपिक के बारे में हमको जानकारी रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। जो इन्वेंट्री है उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से वहां पर हमारा डाटा फिलअप करके रख सकते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर रहेगा तो सारी आइटम्स वहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेस्ड रहेगी। ठीक है। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। डिटर्मिनेशन ऑफ कस्टमर सर्विस मतलब एग्जैक्ट डिमांड कस्टमर सर्विस की क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, ये हम एग्जैक्टली पता कर पाएंगे अगर कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगी तो। ठीक है। सेकंड और थर्ड है बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपने कस्टमर की सर्विस को राइट लेवल पे पहुंचा दिया तो देयर विल बी ऑटोमेटिकली वहां पर बैलेंस आ जाएगा। डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस मतलब कैसा, जितनी डिमांड है उतना सप्लाई और जितना सप्लाई है उतना डिमांड, एक बैलेंस में काम करेंगे आप। ठीक है। नाउ मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड कैरिंग कॉस्ट। अगर आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर से चल रही है तो प्रोक्योरमेंट और कैरिंग कॉस्ट जो वो मिनिमाइज होगा। कैसे, आपके पास आपको पता है डिमांड का आंकड़ा कि मुझे इतने इतने आइटम्स लग रहे हैं तो उतने ही आप सप्लायर से करवाएंगे। हो सकता है कि आप जो बैलेंस नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो उसके पहुंचाने में और आपके ऑर्डर करने में एक डिफरेंस आ गया, दैट कॉजेस दी ट्रबल आ जाएगा। वही चीज आपकी डिमांड और सप्लाई अगर बैलेंस रहेंगी तो प्रोक्योरमेंट करना और कैरिंग करना दोनों में एक सहूलियत हो जाएगी, फैसिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड कैरिंग कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट मतलब उस चीज को अपने पास लाने के लिए जो प्रोसीजर करते हैं वो, और कैरिंग मतलब उसको जब वो वहां से सप्लायर के पास से आ गई तो आप तक पहुंचने में जो समय लगता है, दैट मीन्स कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया। नाउ फिफ्थ नंबर पे मेंटेनेंस ऑफ अप टू डेट इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर ये चारों चीज बराबर से हो रही है तो जो पांचवा है मेंटेनेंस ऑफ अप टू डेट इन्वेंट्री कंट्रोल अचीव हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। उसमें हमने 5 ऑब्जेक्टिव देखे। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में, एमएसडी के एग्जाम में आता है और सेशनल में भी आता है। पहला देखिए मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री पे कंट्रोल अच्छा रहेगा। कस्टमर सर्विस का हम राइट लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रहेगा और उसका मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में बैलेंस और मिनिमाइजेशन जो है वहां पर हो सकता है। जो गड़बड़ी होती है पहुंचाने में और पहुंचने तक उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये चारों आइटम जो हमारे पॉइंट्स हैं बराबर से फॉलो कर रहे हैं तो मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगा। अच्छी इन्वेंट्री कंट्रोल पे हमारी पकड़ रहेगी। ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है। हाँ, इन्वेंट्री कंट्रोल में अभी हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकेशन मॉनिटरिंग। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकेशन मॉनिटरिंग। अभी हमने क्या लिखा, कंप्यूटर कैसे रोल प्ले करने वाला है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे हेल्प करने वाला है मेडिकेशन की मॉनिटरिंग में। अब मेडिकेशन की मॉनिटरिंग जो है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो फार्माकोकाइनेटिक एंड नॉन फार्माकोकाइनेटिक फंक्शन। ये 2 हमारे एस्पेक्ट हैं जिसके जरिए हम मेडिकेशन का मॉनिटरिंग करेंगे। मेडिकेशन का मॉनिटरिंग कहाँ पे करेंगे, जब पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर देंगे तब उसकी मॉनिटरिंग होगी। ठीक है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये कहा कैसे आपको हेल्प करने वाले हैं वो आप देख लीजिए। पहला इवैल्यूएट थेरेपेटिक एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। पहला लिखा मैंने इवैल्यूएट थेरेपेटिक एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। किसी भी ड्रग का थेरेपेटिक एक्शन और एडवर्स इफेक्ट पता करना बहुत आसान हो जाता है। वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उनके जरिए अगर आपने उसका कंटेंट का नाम डाल दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पैरासिटामोल का कंटेंट डाल दिया तो उसका थेरेपेटिक एक्शन, उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट, उसका ड्रग इंटरेक्शन, सभी की डिटेल जानकारी वहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट रहती है, वो आपके सामने आएगी और उससे आपको एनालाइज करने में, प्रेडिक्ट करने में ये आसानी हो जाएगी। डाटा आपके पास रहेगा। ठीक है। तो पहला तो देख लिया इवैल्यूएट थेरेपेटिक एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। सेकंड है बाय स्टडी फार्मा
फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स एसेंशियल फॉर पेडियाट्रिक्स एंड जेनेटिक्स। इसका मीनिंग समझ लेंगे। जब हम पूरा डिटेल स्टडी कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, ये स्टडी के लिए किसके लिए जरूरी है? पेडियाट्रिक्स के केस में और जेनेटिक्स के केस में। अभी इसको समझेंगे कैसे। जैसे पेडियाट्रिक्स है, छोटे बच्चे हैं, तो इनका जो एक्सक्रीशन का जो फंक्शन है उतना अच्छे से क्लियर नहीं रहता है। जेनेटिक्स के केस में उम्र ज्यादा होने की वजह से उनका भी किडनी वगैरह जो रहती है फेलियर के चांसेस रहते हैं, तो एक्सक्रीशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं रहता। उस केसेस में डोज की मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ड्रग है उसका मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस केसेस में आपको ये जो फंक्शंस है, ये पैरामीटर्स है, बहुत अच्छे से मॉनिटर करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो दो एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट हम डील करने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक फंक्शन। किस तरीके से आप पेशेंट के फार्माकोकाइनेटिक फंक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला कैटेगरी इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या रहेगा जो आपको हेल्प होने वाली है आगे चल के पेशेंट की जो मेडिसिन की मॉनिटरिंग करना है, कैसे हेल्प होगा। इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स, जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं आप उससे। आप कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बाय प्रोग्राम्स। प्रोग्राम का नाम है नॉनलिन, NONLIN। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जिसके हेल्प से आप किसी भी ड्रग का कैलकुलेशन, पैरामीटर, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल पे हमने यहाँ पे देखा बाय दिस। अगर आपको ये नॉनलिन के बारे में जानकारी है तो किसी भी ड्रग का डोज किस रेंज में आपको एडजस्ट करना है। अगर पेडियाट्रिक्स का केस है, अगर जेनेटिक्स का केस है, तो आपको थेरापेटिक रेंज कहाँ पर अच्छी मिलेगी, कहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं मिलना है, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर थियोफाइलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, वेरियस एंटीबायोटिक्स, फिनाटोइन, डिगॉक्सिन, ये जितने भी ड्रग्स यहाँ पे लिखे हुए सब एग्जाम्पल है जिसके जरिए आप इजीली बता सकते हैं कि ये जो थेरापेटिक रेंज में अच्छे से बैठ रहा है, और इससे ऊपर अगर ओवरडोज हुआ तो जेनेटिक्स और पेडियाट्रिक्स के लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया ये प्रोग्राम है जिसके हेल्प से आप अच्छे से वहां पर बता सकते हैं कि ये थेरापेटिक रेंज में ये जो ड्रग है अच्छे से काम करेगी। एग्जाम्पल आपको याद रखते हैं। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, उसके बाद में याद रखना है कि सिमिलरली और क्या इसका यूज है। इसका और एक यूज है एडमिन, मैंने लिखा है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को क्लियरेंस रेट भी कहा जाता है। तो ये भी चीज हम इसके जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। अगर पेशेंट पेडियाट्रिक्स के केस का है या जेनेटिक्स के केस का है, जेनेटिक्स मतलब 60+, तो उनको अगर हमने मेडिसिन दी है तो आप इजीली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन उसका पता कर सकते हैं और डोज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जरिए फार्माकोकाइनेटिक जो हमारे फंक्शंस है उसको मॉनिटरिंग करी, और जो हमको डिजायरेबल चेंजेस है वो हमने वहां पर किए ताकि कुछ भी साइड इफेक्ट या ओवरडोजेस का केस वहां पर ना हो। ठीक है, तो सिमिलरली हमने अभी देख लिया हमने फार्माकोकाइनेटिक फंक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं नॉन फार्माकोकाइनेटिक फंक्शन। नॉन फार्माकोकाइनेटिक फंक्शन को फार्माकोडायनामिक के अंदर में समझेंगे। उसमें जो ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, ड्रग की एलर्जी होती है, साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, इन सब के बारे में जब मॉनिटरिंग की जाती है, दैट टाइप ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड एज नॉन फार्माकोकाइनेटिक फंक्शन। ठीक है, जिसको हम फार्माकोडायनामिक ऐसा भी बोलते हैं। नाउ इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? उसके लिए MEDI4 करके एक नाम का एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का हेल्प करता है। उसका फुल फॉर्म एक बार देख लेंगे, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग इंटरैक्शन बाय फार्मेसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग्स, ये उसका फुल फॉर्म है। सिमिलरली एक और एग्जांपल में हम वहां पर दूसरा प्रोग्राम बताने वाले हैं, वो है PAD, फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरैक्शन। ये दो सॉफ्टवेयर या दो प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर के जिनके जरिए हम नॉन फार्माकोकाइनेटिक फंक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं और पेशेंट की केस स्टडी को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उनका डोज डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉन फार्माकोकाइनेटिक फंक्शन के अंदर में दो सॉफ्टवेयर। आपको ये एग्जांपल में जरूर से लिखना है कि नॉन फार्माकोकाइनेटिक कौन से प्रोग्राम है और फार्माकोकाइनेटिक में नॉनलिन नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है इसके बारे में आपको जरूर से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए, राइट दी इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकेशन मॉनिटरिंग। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। अब फार्मेसी ऑटोमेटेड ड्रग इंटरैक्शन, ये एक सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, which increases the efficiency of clinical service provided by hospital pharmacists। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के जरिए ये जो भी आपके प्रोग्राम
प्रोग्राम्स है उसको स्टडी करके वो परफेक्ट डोज कैलकुलेट करके पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? आज हम लोगों ने देखा रोल ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी, जिस